जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। मैं हूं जितेंद्र कुमार, आपका स्वागत है। दिल्ली में बीजेपी की बहुत बड़ी बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य के तमाम बड़े वो चेहरा मौजूद है। उसके अंदर योगी आदित्यनाथ साहब हैं, तो उनके दोनों डिप्टी ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी हैं। उसमें उनके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी साहब भी हैं, और साथ में जो केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं, जेपी नड्डा साहब हो, बीएल संतोष हो, जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, और अमित शाह साहब बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं। और उनकी योजना है कि उत्तर प्रदेश को कैसे बचाया जाए, 2024 के लोकसभा चुनाव में कैसे जीता जाए, इस चीज पे चर्चाएं कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है, पहले से कहीं ना कहीं ये कहते आया कि दिल्ली की गद्दी पे वही विराजता है, बैठता है जो उत्तर प्रदेश को जीतता है। और यही कारण है कि नेहरू जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी होते हुए भी, इंदिरा गांधी होते हुए भी, पीएम मोदी तक, कहीं ना कहीं यह देश की सियासत यह गवाह है, जिसने उत्तर प्रदेश में जीता, फतेह कर लिया, वो दिल्ली के लाल किले पे तिरंगा फहराता है। लेकिन जब से इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है और सोशल जस्टिस का एक कामयाब हुआ नैरेटिव देश के सामने आया है, पीएम मोदी की धड़कनें बढ़ गई है, मुश्किलें बढ़ गई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की चुनाव की तारीख का ऐलान से अब तक किसी भी राज्य के भीतर जनसभा करने के लिए नहीं पहुंचे। और इधर देखिए, राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तक क्षेत्रीय सहयोगी दल, चाहे अशोक गहलोत साहब हो या फिर मध्य प्रदेश के भीतर के दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सिंह, सचिन पायलट साहब हो, या फिर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, ये सारे लोग एकजुट होकर के 5 राज्यों के भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करने के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन पीएम मोदी जी का लक्ष्य 5 राज्य नहीं है। मोदी जी का असली लक्ष्य तो वो है, वो दिल्ली को, सत्ता को बरकरार रखना है। लेकिन बिहार प्रदेश से जो नैरेटिव बन करके चलना शुरू किया, नीतीश कुमार ने जो नैरेटिव, शायद हम कह रहे हैं कि नैरेटिव जो उन्होंने बनाया, जो नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी रेखाएं बनाई भाजपा के सामने, वो रेखा को पार करना पीएम मोदी के लिए आसान नहीं है। कास्ट सेंसस, जातीय जनगणना की, बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े आ गए, उसने ओबीसी की राजनीति की, अति पिछड़ा की राजनीति को और ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूत कर दिया, परिदृश्य के ऊपर उभारा है। नीतीश कुमार के इसी एजेंडे को कांग्रेस ने, खास करके राहुल गांधी ने, जिस मजबूती के साथ उठाया, उसने तो खुले कांग्रेस के वैचारिक यात्रा के ऊपर एक नया आयाम खड़ा कर दिया। राहुल गांधी आज जिस जगह पे वो अपना जनसभा कर रहे थे, जिस राज्य के भीतर खड़े हो, उनका पहला एजेंडा जातीय जनगणना हो जाता है, ओबीसी के प्रतिनिधित्व का सवाल हो जाता है, दलितों आदिवासियों के उसमें रहता ही है। और अब तो राहुल गांधी साहब मजाक भी करने लगे हैं। वो 56 इंच के सीना, जिसमें इस देश में समूचे विपक्ष को नेस्तनाबूद करने का सपना देखा था, निश्चित तौर पर पीएम मोदी ये कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत देखना है, और वहां से वो शुरू किए विपक्ष मुक्त भारत की तरफ बढ़ गए वो। लेकिन राजनीति, कहते हैं ना, ये राजनीति उसकी संभावनाओं का खेल होता है, पूरी सियासत। और आज के वर्तमान समय में पीएम मोदी का वो सारा मंसूबा, सारा सपना कहीं ना कहीं उलट पुलट गया। कल ही तेलंगाना के भीतर राहुल गांधी ने एक बात कही कि अमित शाह ने जो वहां जाकर के कहा था कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, उन्होंने कहा कि वोट तो 2% आने वाला नहीं और आप सीएम ओबीसी बनाएंगे। राहुल गांधी कह रहे थे। नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर जाकर कह रहे थे ओबीसी प्रेसिडेंट बनाएंगे।
वो भी कहा कि चंद्रयान का सारा श्रेय पीएम मोदी ने लूट लिया। हो सकता है ये भी कह दे कि चंद्रयान के ऊपर ओबीसी सीएम बनाएंगे। ऐसा मजाक करते हुए राहुल गांधी को कभी ने आप इससे पहले नहीं देखा होगा। ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी का, और इसी कॉन्फिडेंस से भाजपा घबरा गई है, क्योंकि कई बड़े बड़े राज्य भाजपा के हाथों से कहीं ना कहीं रेत की तरह गिरते चली गई। चाहे बिहार हो, जहां नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, वामपंथी दल, इन दलों की जो गठजोड़ है वो भाजपा के लिए कोई जगह छोड़ा ही नहीं। बंगाल के भीतर पीएम मोदी को नारा याद आएगा, दीदी हो दे दी। और उधर महाराष्ट्र के भीतर जहां पर कितना गेम बनाया, ट्रिपल इंजन की सरकार भी बनाई, वो भी कहीं ना कहीं फिसल रहा है धीरे धीरे। बंगाल, महाराष्ट्र 48 सीट, बिहार 40 सीट, 40 सीटें, बचा उत्तर प्रदेश जहां पे लोकसभा के 80 सीटें, जहां पे लग रहा है, लोग ऐसा लग रहा है कि इंडिया अलायंस मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के भीतर भी चुनाव चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से साइड लगाया गया भाजपा के द्वारा, उसने बीजेपी के पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ा कर दी। दरअसल शिवराज सिंह चौहान साहब के बाद जो है, ऑब्वियस है कि भाजपा अगर वहां पे चुनाव जीत भी जाए तो भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। वहां उमा भारती को वो स्टार प्रचारकों के लिस्ट से नाम ही हटा दिया भाजपा ने। विनय कटियार को पहले से गायब है वहां। ओबीसी के वो चेहरे मध्य प्रदेश के भीतर जो राम मंदिर आंदोलन से आगे निकलते हुए भाजपा के राजनीति को मजबूत करने वाले थे, उनको लगभग पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया। कोई भी चेहरा नहीं बचा। इधर राहुल गांधी, नीतीश कुमार बार बार ओबीसी की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी क्या कहेंगे कि उनके पास कोई ओबीसी चेहरा नहीं है। और ये कार्ड अगर उत्तर प्रदेश के भीतर चल गया विपक्ष के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, तो उसका क्या जवाब होगा, क्या पलटवार होगा पीएम मोदी से। शायद इसीलिए भी जातीय जनगणना के उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए पूरी प्रक्रिया चल रही है। क्या विचार विमर्श होगा ये पूरी बैठक के भीतर, क्या हो सकता है, उन संभावनाओं को कहीं ना कहीं उन संभावनाओं को देखेंगे कि क्या योगी आदित्यनाथ साहब को हटा करके किसी ओबीसी चेहरे को सीएम बनाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य तो 2 बार वो सपना देखे थे, और दोनों बार वो मौर्य साम्राज्य, ओबीसी समाज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के भीतर ठगा गया है, जिनके चेहरे को आगे कर दिया जाता है और सीएम प्राइवेट जेट से, प्राइवेट प्लान से, प्राइवेट तरीके से, और वो काला चश्मा लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगला सीएम यूपी के योगी आदित्यनाथ साहब होंगे। डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य। उनको तो एक बार हार्ट अटैक तक आया था, याद है आपको। बाद में एक मेज पे बैठाया गया था। ये जो बेइज्जत जो है ना केशव प्रसाद मौर्य को, मौर्य के भीतर है, ये चल रहा, लेकिन गम खाए हुए हैं। इसलिए उनको ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का सीएम बन सकते हैं, बनेंगे। क्या ऐसा कोई नैरेटिव सेट किया जा रहा है? लेकिन योगी आदित्यनाथ के रहते हुए इतना आसान होगा क्या? योगी आदित्यनाथ आरएसएस के लीडर नहीं है, आरएसएस से निकल करके नहीं आए हैं। वो संगठन से उनका कोई लगाव नहीं था। इससे पहले हिंदू युवा वाहिनी के वो करता धरता हुआ करते थे। वो योगी जो बगावत के ऊपर उतर जाएंगे, अगर ऐसा होता है उनके साथ, तो ऐसी कोई संभावना तो बनती हुई नहीं दिख रही कि कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर बदला जाए। लेकिन सवाल है कि अगर ओबीसी सीएम वहां पे नहीं देते हैं, तो पूरे भारत के अंदर जिस राज्य में भाजपा की सरकार है, वहां पे कोई ओबीसी चेहरा नहीं होगा। सारी जगह अपर कास्ट सीएम बनेंगे, और इसे राहुल गांधी विपक्ष बहुत मजबूत मुद्दा बना लेगा, बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर देगा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी विरोधी है और लगभग कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसा मुद्दा, ये एजेंडा, ये राहुल गांधी का ऐसा सवाल, ऐसे में बेचैनी, मुश्किलें और बढ़ती जा रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश के भीतर ओबीसी की बड़ी आबादी, 50% से ज्यादा आबादी, हो सकता है कि वो 60% तक पहुंच जाए। और ऐसे में अति पिछड़ा
के बीच के जो बंटवारे हैं उसको लेकर के कहीं आगे आकर के पीएम मोदी अपनी कामयाबी पाने की प्रयास तो नहीं करेंगे? या तो नीतीश कुमार को चुनाव वहां लड़ना है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। क्या कुर्मी वोट के लिए उत्तर प्रदेश में कोई नया खेल किया जाएगा? ऐसा संभावनाएं जता रही थी। कहीं अनुप्रिया पटेल का समय तो फिर से नहीं फिरने वाला है, इसमें बहुत नजदीक है। स्मृति ईरानी की जगह लेती हुई वो दिखती हैं। संसद के भीतर उनकी कुर्सी, उनका कॉन्फिडेंस यह बतलाता है, कहता है कि वो आला कमान के बहुत करीब हैं, बहुत विश्वसनीय हैं। यह काम कर सकती है भाजपा जो अनुप्रिया पटेल को डिप्टी सीएम बनाए ताकि उसको कुर्मी वोट बैंक किसी तरीके से मिल जाए, बचाया जाए। जब नीतीश कुमार अगर फुल पुल से चुनाव लड़ेंगे, अगर जो संभावनाएं जताई जा रही उसको कैसे बचाया जाए? अगर उत्तर प्रदेश के भीतर यादव और पटेल एक साथ हो जाते हैं तो ये वोट करीब करीब 13% के आसपास है। कम से कम हम बता रहे हैं ये भाजपा को कहीं ना कहीं उलट पुलट कर देगा। और ऐसे में अति पिछड़ा बचता है तो कोई अति पिछड़ा कार्ड फेंकेंगे। हो सकता है कि रोहिणी कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो कि उसको लागू कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है। एक इक्का बचा हुआ है जो पीएम मोदी के पास है, कहीं ना कहीं उसे भांज सकते हैं। लेकिन एक और नया संभावना इसके भीतर वो दलित वोट बैंक की है। उसके लिए कोई राजनीति हो सकती है, किया जा सकता है। मसलन पिछले विधानसभा चुनाव के पहले एक नाम आया था सामने उभर करके, आगरा के पूर्व मेयर बेबी रानी मौर्य, जो जाटव समाज से आते हैं, महिला हैं। और ये बात इसलिए भी कह रहे हैं आपसे क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश के बेबी रानी मौर्य को उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलवा करके लाया गया था। और आरएसएस जिस तरह से हवा बनाती है, रूमर बनाती है, उसने किया कि बेबी रानी मौर्य को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। जो भी उनको दलित वोट मिल सकता था वो हुआ। तो क्या देवी रानी मौर्य के दिन छटने वाले हैं, या असीम अरुण को वो कुर्सी मिल सकता है जो ब्रजेश पाठक के पास है? यानी उत्तर प्रदेश के भीतर क्या डिप्टी सीएम की संख्याएं बढ़ने वाली है? एक दलित चेहरे को भी भाजपा डिप्टी सीएम के रूप में ला सकती है। यह एक ऐसा नया गेम हो सकता है जो बैठक हो रही है उसमें ऐसा कुछ तय किया जा सकता है। लेकिन इसकी अगर आप कल्पना करें तो ये भाजपा के लिए एक तरह से कहीं ना कहीं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलितों की जो राजनीति है और भाजपा ने नॉन जाटव को वहां जाटवों के खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ द्वेष पैदा करके उसके मन में वो अपने पक्ष में जोड़ा था। उस वक्त ऐसा कहा जाटव भी सारा मलाई खाएंगे क्या? उसमें पासी, वाल्मीकि, खटिक, बडक, खरदार, मुसहर, इन सभी जातियों को भाजपा ने अपने साथ जोड़ा, आरएसएस के जरिए जोड़ा।